नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम झारखंड में 2024 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट करली ब्रैकेट देन ओपन ब्रैकेट 18 minus 6 then open bracket close divided by 4 then curly bracket close plus square bracket 72 minus 12 divided by 3 of 2 then square bracket close। now अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल को अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ना अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब हमने चेक करना है क्या ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट दी हुई है। अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे ना। तो जो पहले वाली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। तो आ जाएगा करली ब्रैकेट 18 minus 6 कितने होंगे हमारे पास, तो होंगे 12। तो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 देन करली ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑफ को हम पहले सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 72 minus 12 डिवाइडेड बाय और 3 to the 6 ना। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 12 को 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारे पास 3। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करके आ जाएगा 3 प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 को डिवाइड करा 6 के साथ तो कितना आएगा 2, और 72 minus 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70। तो इस ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करके आएगा आंसर हमारे पास 70। नाउ 70 प्लस 3 कितने होते हैं, 73। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 180 डिवाइडेड बाय 15 करली ब्रैकेट देन ओपन ब्रैकेट 12 minus 6 ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस ओपन ब्रैकेट 14 minus 12 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे बोर्डमास के हिसाब से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या इनर ब्रैकेट में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर हाँ तो वहाँ पे हमें फिर इनसाइड द इनर ब्रैकेट वहाँ पे भी हमें बोर्डमास रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एक ही साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे और आंसर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में 180 डिवाइडेड बाय 15 करली ब्रैकेट। अब 12 minus 6 कितने होते हैं, 6 माइनस अब 14 minus 12 कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके 2 देन करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप 180 डिवाइडेड बाय 15। अब 6 minus 2 कितने होते हैं, 4, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हटा के 4। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट सोल्व होगी, ऑफ यहाँ पे नहीं है, फिर आता है हमारे पास डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके, तो 180 डिवाइडेड बाय 15। तो कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे। अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं 180 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 4। अब 5 से कैंसिल करते हैं या 3 से, 3 5 द 15, 3 6 द 18, और यहाँ पे आ गया 0। फिर उसके बाद 5 से 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 12, और 12 4 द कितने होते हैं, 48। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 16 प्लस 3/4 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 32 minus 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस बार ऑफ लाइन 23 minus 11 प्लस 3 minus 2 मल्टीप्लाई 6।
ना अब यहाँ पे हमारे पास बार आ चुका है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार को सोल्व करके लिख लेंगे, फिर हम अपना बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 3/4 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 23 माइनस 11 कितने होंगे हमारे पास ये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 ना। अब इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 ना। अब हमने इस बार को सोल्व कर लिया, अब उसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई कर देंगे। तो हमेशा यहाँ पे साइड में लिख लेना बोर्ड मास रूल, क्योंकि देन फिर क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना इजी रहता है, कोई स्टेप आगे पीछे नहीं होता। अब सबसे पहले हमने क्या करना, ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादा है, तो ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट नहीं दी हुई, फिर उसके बाद क्या हमारे पास डिवाइड करना, तो 16 को डिवाइड करेंगे पहले 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 3/4 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, तो आ जाएगा 32 माइनस 16 को 4 के साथ डिवाइड किया तो आ गया 4, फिर मल्टीप्लाई में 6 प्लस 12 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 ना। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना। अब जिन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 16 प्लस 3/4 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस 24 प्लस 12 प्लस 3 माइनस 12 देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे दो ही साइन बचे, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। ऐसा करते हैं कि जिन नंबर के आगे प्लस का साइन है उन्हें हम ऐड कर लेते हैं, और जिनके आगे माइनस का साइन है उन्हें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन माइनस का ही रहेगा ना। तो 32 प्लस 12 प्लस 3 इन तीनों को ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 16 प्लस 3/4 ऑफ को आके मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट 32 प्लस 3 कितने होते हैं 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 2 47 माइनस 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 प्लस होंगे पर साइन माइनस का रहेगा, तो आएगा 4 प्लस 2 6 एंड 2 प्लस 1 3 नाउ। अब 47 माइनस 36 तो कितने हो जाएंगे ये, तो आ जाएगा हमारे पास 11, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 प्लस 3/4। अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा के मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 11 ना इम्प्लाइज दैट या इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 33/4। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब यहाँ पे हम लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 4। अब 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, ऐसे 4 को हमने डिवाइड किया या भाग किया 1 के साथ, तो क्या आएगा 1 गुना 4 4 और शेषफल क्या आ गया 0 4। तो जो ये हमारे पास 4 आया ना भागफल या फिर क्वेश्चन, इसको हम इसी के ही अंश के साथ या फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 4 तो कितने होते हैं 64 प्लस 4 से 4 कट गया तो 1 है, 1 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 33 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 एंड 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9, तो आंसर आ गया 97/4। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 97/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हमने क्या करना है इस पूरे पोर्शन को सोल्व करना है, और जो आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा और वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी ना। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास परसेंट दिया हुआ है और ऑफ दिया हुआ है। परसेंट का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना ना। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 860/100 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50/100 मल्टीप्लाई 860। नाउ कैंसिल आउट करते हैं, 51 द 50 52 द 100, 2 से 2 1 द 2
2 4 द 8, 2 3 द 6 और यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे भी सेम ही कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आ गया 2 और 2 से कैंसिल किया तो आ गया 430। नाउ ये क्या क्या बचा हमारे पास, 430 प्लस 430, 430 प्लस 430 कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास, तो आ जाएगा 860। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 860। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person's salary is increased by 25%. If his new salary is rupees 3 lakh, what was his original salary? एक व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। यदि उसका नया वेतन 3 लाख रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या था। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल सैलरी नहीं पता उसकी क्या है, तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अब बोला कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है एक्स, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी सैलरी इंक्रीज हुई इसकी, 25%। तो एक्स प्लस 25% किस में बढ़ी, उसकी ओरिजिनल सैलरी में, तो आ गया 25% ऑफ एक्स। ना फिर उसकी जो न्यू सैलरी आई वो किसके इक्वल आ गई, 3 लाख के इक्वल। कितनी आ गई, 3 लाख। ना अब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो आ जाएगा एक्स प्लस, अब 25% किसके इक्वल होता है, 1/4। तो यहाँ पे आएगा 1/4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3 लाख। ना अब हमने क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगाया और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 को इधर, तो आ जाएगा 4x प्लस 1x इज इक्वल टू, तो आ गया 3 लाख। ओके ना अब नेक्स्ट क्या करना हमने आगे, अब नेक्स्ट हमने इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इधर, और 4x प्लस 1x कितने होते हैं, 5x। तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 द 5, 5 6 द 30। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 60,000। नाउ अब क्या करना हमने, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो कितना आएगा 24। तो यह आ जाएगा 24 और साथ में 40। तो हमारे पास उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी आ गई, 2,40,000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sell an article to B at a profit of 20% and B sell it to C at a loss of 10%. If C pays rupees 540 for it, at what price did A buy? A B को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और B C को 10% की हानि पर बेचता है। यदि C इसके लिए 540 रुपये चुकाता है तो A ने इससे किस कीमत पर खरीदा है, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो हमें यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ना अब जब उसने सेल किया बी को तो कितने में बेचा उसने, 20% प्रॉफिट में बेचा उसको। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस एक्स है प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 20%, तो 20% किसके इक्वल होता है 1/5 के इक्वल, और कॉस्ट प्राइस कितना एक्स, तो मल्टीप्लाई में आ गया एक्स। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, अब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 5, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5x प्लस 1x इज इक्वल टू, तो आ गया 6x/5। तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ना अब जो हमारे पास ए का सेलिंग प्राइस है वही बी के लिए क्या उसका कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। नाउ अब क्या है हमारे पास, अब हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है बी के लिए क्या है, ठीक है। अब
बी का सेलिंग प्राइस निकालना हमने। अब बी ने क्या किया, उसे 10% लॉस पे किया, सेल किया, और सी ने उसके लिए कितने रुपीज़ पे किए, 540 ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू, तो आ गया 6x/5। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो लॉस कितना होगा, यहाँ पे लॉस है यहाँ पे हमारे पास 10% ना। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है बी के लिए, तो आगे हमारे पास 6x/5 माइनस लॉस कितना है यहाँ पे 10%, तो 10% कितना होता है 1/10, 1/10, तो आ गया 1/10 मल्टीप्लाई में 6x/5, कैंसिल करेंगे 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6x/5 माइनस 3x/25। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 5 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 25, तो आ गया 25 एलसीएम। 25 को 5 के साथ हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन में कितना आएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो आ जाएगा 30x माइनस 25 को 25 के साथ डिवाइड किया, तो क्वेश्चन में आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3x के साथ, तो आ जाएगा 3x नाउ इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारे पास 27x/25 नाउ। अब ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आया है बी का, वही हमारे पास कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, सी के लिए ना। और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, ये आ रही है हमारे पास 540 के इक्वल, क्योंकि सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए 540 पे किए, तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है सी, वो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस फॉर सी इज इक्वल टू, तो आ गया 27x/25, और इसके लिए उसने कॉस्ट कितने पैसे पे किए सी ने, तो आगे हमारे पास 540, तो कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो आएगा 27x/25 इज इक्वल टू 540, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 27 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई 25/27, 27 1 द 27, 27 20 द 540, नाउ 25 2 द 50, तो x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस फॉर ए के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 रुपीज़। Next question, an article is sold at a profit of 20% if both the cost price and selling price are rupees 150 less, profit would be 5% more, find the cost price। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 रुपये कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ है, तो मान लेते हैं जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है यहाँ पे x रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बोला से 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास यहाँ पे x प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 20%, और 20% किसके इक्वल होता है 1/5 के इक्वल, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया x। अब ऐसा करते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 5, और इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × x 5x प्लस 1 × x 1x, तो आ गया हमारे पास 6x/5, और अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.2x, तो आ गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। नाउ अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारे पास
बोथ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से हम 150 लेस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, न्यू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या आएगा 1.2x माइनस 150, और जो नया सेलिंग प्राइस है वो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास x माइनस 150, और जो न्यू सेलिंग प्राइस है जो कितना है 1.2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2x माइनस, अब 150 इसमें से हमने क्या करने हैं सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये आ गया हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस ना। अब बोला जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं आ गया तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो भी कितना होगा 5% मोर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे 1.2x माइनस 150 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 150। अब बोलो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, पहले 20% था अब तो कितना हो गया 5% ऐड करना है तो आ जाएगा 25% ऑफ किसका आएगा कॉस्ट प्राइस का। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कितना, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 150। ना अब हमने इसको सोल्व करना है तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो 1.2x है प्लस माइनस 150 माइनस एक्स, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा 150 और ये 150 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। इसे ओपन करके काटना, वैसे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे काट रहा हूँ। तो मेरे पास आएगा नेक्स्ट 1.2x और यहाँ पे आएगा माइनस में x, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 25% किसके इक्वल होता है 25/100, या फिर मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ x के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 1/4x प्लस, अब 1/4 को हम 150 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 150/4 ना। यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, डेसिमल में ले आएंगे ना। अब 4 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डेसिमल में, तो ये आ जाएगा 0.25x माइनस, अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37.5, और 1.2x में से x गया तो यहाँ पे कितना बच गया 0.2x। ओके ना, अब ये प्लस का 0.25x है, लेफ्ट हैंड साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.2x माइनस 0.25x इज इक्वल टू माइनस 37.5। तो 0.25x में से 0.2 गया तो कितना आएगा 0.05x, और ये माइनस का आएगा इज इक्वल टू माइनस 37.5। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 0.05 ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 37.5 और में आ गया 0.05। अब इसको मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 37.5 का डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 10 आएगा, तो आ गया 375/10 मल्टीप्लाई नीचे लिखना है। अब इसका डेसिमल रिमूव किया तो आ जाएगा 5/100 ना, 1 0 से 0 कट गई तो 10 नीचे बच रहा है। अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है न्यूमिनेटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 375 मल्टीप्लाई 10 और में आ गया 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 द 35 तो 2 बच गया, 5 5 द 25। नाउ 75 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 750, तो आगे हमारे पास x की वैल्यू, और x हमने यहाँ पे क्या माना था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 750 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of 12 pen is equal to selling price of 8 pen, find the gain percent। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो हमने पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया है और हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया था। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब चाहे गेन हो चाहे लॉस हो तो हम सीधा लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट या फिर क्या आएगा हमारे पास लॉस परसेंट इज इक्वल टू, तो आएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अगर तो हमारे पास ये आंसर पॉजिटिव में आएगा तो होगा प्रॉफिट परसेंट। अगर ये आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा तो आंसर होगा हमारे पास, तो वो जो आंसर आएगा उसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 12, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, तो हम यहाँ पे 12 लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 8 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 100, मल्टीप्लाई में आ गया 100 ना। अब 12 माइनस 8 कितने होते हैं 4/8 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100, 4 1 द 4, 4 2 द 8 और 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो आ गया 50। अब ये जो आंसर आया हमारे पास 12 माइनस 8 4 आया, ये 4 प्लस का था, तो अब जो आंसर आया हमारे पास 50% और ये हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 50%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 50% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹240 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर। यदि 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ₹240 है तो मूल राशि क्या है, ये हमने फाइंड करना है ना। यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है ₹240 और हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो रेट कितना है 8% पर एनम और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 3 ईयर। फाइंड क्या करना हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 240, प्रिंसिपल पी ही है, रेट हमारे पास आ गया 8/100 और टाइम कितना है 3 ईयर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे 8 3 द 24, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 24 1 द 24, 24 10 द 240, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल 10 मल्टीप्लाई 100 1000, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास ₹1000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ₹1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched ₹24 more. The sum is what? एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे 1% अधिक दर पर रखा जाता तो ये ₹24 अधिक प्राप्त करती। राशि क्या है ये हमने फाइंड करना है। तो ना, तो यहाँ पे क्या दिया हमें, अब बोला कि देखो पहले केस के लिए तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ना, अब हमें यहाँ पे जो 2 साल की कहानी पहले वाले इंटरेस्ट के हिसाब से थी वो हमें नहीं पता। अब बोला कि अगर हमारे पास जो सिंपल रेट है वो 1% ज़्यादा होता, ठीक है, और टाइम कितना हमारे पास, टाइम यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना 2 ईयर, ठीक है, तो हमारे पास जो सम ऑफ मनी है वो कितना होगा और जो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो ₹24 क्या होगा पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पे अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना है 24, प्रिंसिपल हमें यहाँ पे नहीं पता कितना है तो प्रिंसिपल को पी मान लिया, रेट कितना बोला यहाँ पे अब 1%, तो आ गया 1/100 और टाइम कितना है यहाँ पे 2 ईयर ही है, टाइम कितना रहेगा यहाँ पे 2 ईयर ही रहेगा ना। अब कैंसिल आउट करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 24 × 100 और डिवाइड में 2 × 1 2 और 2 यहाँ पे आके क्या आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू पी, 2 1 द 2, 2 12 द 24 और 12 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया
1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 1200। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1200 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास of 20 student is 105 centimeter. If 10 more student of average height of 120 centimeter join the class, the average height of the class will be become what? 20 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 10 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी, हमने फाइंड करना है ना। अब यहाँ पे हमने एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, पहले 20 थे फिर 10 और ऐड हुए तो टोटल स्टूडेंट तो हो गए हमारे पास 30 ना। अब यहाँ पे क्या करना, हमने टोटल हाइट चाहिए हमें स्टूडेंट की। यहाँ पे तो हमें एवरेज हाइट दी हुई है 20 स्टूडेंट की एंड 10 स्टूडेंट की। ओके तो ये आ गया हमारे पास 10 स्टूडेंट की एवरेज हाइट। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास पहले केस के लिए 20 मल्टीप्लाई 105 प्लस दूसरे केस के लिए क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई और एवरेज हाइट कितनी है 10 बच्चों की 120 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई में आ गया 120। तो ये आ गई टोटल हाइट ऑफ, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास टोटल हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट, फिर ये आ जाएगा टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इक्वल टू, तो 20 मल्टीप्लाई 105 तो आ जाएगा हमारे पास 2100 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1200 डिवाइडेड बाय 30। तो ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3300 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 और 3 से क्या आएगा यहाँ पे 110। तो आंसर आ गया हमारे पास 110 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट, कितनी आ गई 110 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 4। अब बोला कि फर्स्ट 21 मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पे हमने लिखने हैं। तो अब देखो 4 के फर्स्ट 21 मल्टीपल क्या होंगे, पहले आएगा 4 1 द 4, फिर आएगा हमारे पास 8, फिर आएगा हमारे पास 12। अब हम सारे के सारे तो मल्टीपल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम डॉट 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 लगा के लास्ट नंबर लिख लेते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा 84। तो जो हमारे पास लास्ट मल्टीपल आएगा 4 का वो क्या होगा, जो 21st मल्टीपल होगा किसका 4 का, तो होगा हमारे पास 84 ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम निकालना हमने इन सभी का, तो यहाँ पे हम SN फॉर्मूला यूज करेंगे AP का। SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट A प्लस AN। मैं बता देता हूँ यहाँ पे SN N होता है हमारे पास कितने नंबर है, तो नंबर कितने 21, तो यहाँ पे आ गया S21 और यही N की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 21/2। अब A होता है हमारे पास पहला नंबर, तो पहला नंबर कितना आ गया 4 जमा AN होता है लास्ट नंबर, कितना आ गया हमारे पास 84 ना। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो 84 प्लस 4 कितने हो गए 88, तो आ गया 21/2 गुणा 88। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 44। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 44 मल्टीप्लाई 21, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 924। तो कितना आएगा 924, तो आ गया हमारे पास 21। जो हमारे पास 4 के पहले 21 मल्टीपल है ना, या फिर 4 के पहले 21 गुण जो उन सभी का जोड़ आ गया हमारे पास कितना 924। अब बोला एवरेज फाइंड करो, तो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ ऑल डाटा 4 से लेके जो 21वां मल्टीपल है उन सभी नंबरों को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 924। अब भाग करना है किसके साथ, कुल कितने गुण है हमारे पास या कितने मल्टीपल है
21। तो 21 से हम उसे भाग कर देंगे ना। अब कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 44। तो आ गया हमारे पास आंसर। तो एवरेज कितना आ जाएगा फर्स्ट 21 मल्टीपल ऑफ 4 के, तो आ गया 44। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil and Manoj together can do a piece of work in 6 days and Anil alone can do it in 8 days. In how many days can Manoj alone do it? अनिल और मनोज मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं और अनिल अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। मनोज अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमने पता करना है ना। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अनिल को मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूँ और मनोज को कैपिटल एम से। अब बोला अनिल और मनोज दोनों मिलके काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 6 दिनों में। और जो हमारे पास अनिल है वो अकेला ही उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 8 दिन में ना। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आएगा हमारे पास वही टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम आएगा इसका 24, तो टोटल वर्क कितना आएगा 24 यूनिट। यहाँ से हम अनिल और मनोज का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 24 यूनिट डिवाइड कर देंगे 6 डे के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट पर डे। तो एक दिन का काम कितना आ गया, 4 यूनिट। ऐसे अनिल का निकाल लेते हैं एक दिन का काम, तो आ जाएगा 3 यूनिट पर डे ना। ठीक है। अब बोला कि जो हमारे पास अनिल है उसने अकेले ने 8 दिन में काम किया और उसकी हमने अकेले की एफिशिएंसी भी निकाल ली। अब बोला कि बताओ मनोज कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेगा। अब हमें एफिशिएंसी ऑफ मनोज निकालनी पड़ेगी, पहले उसका एक दिन का काम हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं बोला अनिल और मनोज दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 6 दिनों में। और इनका एक दिन का काम कितना आ गया, 4 यूनिट। और हमें अनिल की एफिशिएंसी तो पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा मेरे पास 3 यूनिट प्लस मनोज इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब ये 3 यूनिट उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मनोज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। तो मनोज की एफिशिएंसी निकाल ली हमने। अब बोला कि मनोज को टोटल वर्क जो 24 यूनिट है उसे ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय मनोज alone to complete 24 यूनिट वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ मनोज। तो टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट, और मनोज की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे ना। यूनिट से यूनिट कट जाएगा, डे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 24 डेज। तो मनोज अकेले सेम काम को जो हमारे पास 24 यूनिट है उसे कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 24 दिनों में ही ख़त्म करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q can do a piece of work in 30 and 40 days respectively. They began the work together, but P left after some days and Q finished the remaining work in 12 days. After how many days did P leave? P और Q किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन P कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है और Q शेष काम 12 दिनों में पूरा करता है। P ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। तो यहाँ पे जो अभी हमें गिवन डाटा है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो P है वो अकेले काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 30 दिन में। और जो Q है वो अकेले सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 40 दिन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, P और Q जो हमारे पास है 30 और 40 डेज है, इनका हम एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो जो एलसीएम हमारे पास वो आ गया 120, तो 120 ही हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क 120 यूनिट। यहाँ से हम क्यू पी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो 120 यूनिट डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट
पर डे। ऐसे हम क्यू का निकाल लेते हैं, तो वन डे वर्क आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। तो क्यू का वन डे वर्क कितना आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ना अब साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू का वन डे वर्क निकाल लेते हैं कि जब पी और क्यू एक साथ काम कर रहे होंगे तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, इज इक्वल टू पी का वन डे वर्क का 4 यूनिट और क्यू का कितना है 3 यूनिट। तो जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट काम करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पी ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया और क्यू अकेले ने वो काम 12 दिनों में खत्म किया। अब हमें क्यू का वन डे वर्क तो पता है क्या है, क्यू वन डे वर्क कितना हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट। ओके नाउ तो क्यू का 12 डे वर्क कितना आ जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। 12 डे वर्क इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 तो आ गया 36 यूनिट। और क्यू का 12 डे बोला कि जो 12 दिन जो बचा हुआ काम है क्यू अकेले ने 12 दिनों में खत्म किया। अब बोला कि यहाँ पे पी और क्यू ने कितने दिन काम साथ किया होगा ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास। अब देखो पी क्यू का जो टोटल वर्क है वह 120 यूनिट। अब 120 यूनिट में से क्यू ने कितना काम किया अकेले ने 12 दिन में 36 यूनिट। ना अब जो पी क्यू है यहाँ पे, तो पी क्यू ने मिलके कितना काम किया होगा फिर यहाँ पे, तो आएगा 120 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा 84। कितना आ जाएगा हमारे पास 84 यूनिट इन दोनों ने मिलके काम किया। फिर उसके बाद पी ने काम छोड़ दिया और जो बचा हुआ काम था वो क्यू ने अकेले किया। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि पी ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा। तो ऑफकोर्स अब टोटल वर्क इन दोनों ने मिलके 84 किया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि पी क्यू दोनों ने मिलके कितने दिनों तक काम साथ किया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल वर्क कितना बचा हमारे पास अब 84 यूनिट डिवाइडेड बाय पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट पर डे। तो 7 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 7 1 द 7, 7 12 द 84। तो ये आ गया हमारे पास 12 डेज। तो पी और क्यू ने मिलके कितने दिनों तक काम किया 12 दिनों तक। तो फिर पी ने 12वें दिन के बाद काम को छोड़ दिया। तो हमसे यही पूछा था कि पी कितने दिनों के बाद काम को छोड़ता है, तो कितने दिन आगे 12 दिनों के बाद पी काम को छोड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर कार डू अ जर्नी इन 10 आवर, द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। एक मोटर कार 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है। पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में स्पीड 1 मल्टीप्लाई में स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई 24 और में आ जाएगा 21 प्लस 24 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसको सीधा लिख लेते हैं 24 टू से कितने होते हैं 48 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय, तो आ गया 45। 3 से कट जाएगा, 3 15 द 45, 3 1 द 3, 3 6 द 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 द 15, 3 7 द 21, तो आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 7, तो आ गया 16 7 द कितने होते हैं 112 डिवाइडेड बाय 5, तो कैंसिल आउट किया तो आ गया 22.4 और यूनिट लिख देंगे हम साथ में किलोमीटर पर आवर। तो आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। ना अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है यहाँ पे हमारे पास 22.4 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना है 10 आवर, आर से आर कट जाएगा, और मैं यहाँ से इसका डेसिमल हटा दूँ तो नीचे कितना आएगा 10 और 10 से 10 भी कट जाएगा,
तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 224 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 224 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय goes to his school from his house at a speed of 3 kilometer per hour and return at a speed of 2 kilometer per hour. If he take 5 hour in going and coming, the distance between his house and school is what? एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि उसे जाने और आने में 5 घंटे लगते हैं तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, ये हमने फाइंड करनी है। बट हमें यहाँ पे तो डिस्टेंस पता नहीं है, यही तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। नाउ अब क्या है, हमने क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया और हमें यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है, तो यहाँ पे हम टाइम निकाल लेते हैं। तो दो केस हैं, पहले जाने के लिए तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पे x किलोमीटर और जाने की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो t1 की वैल्यू आ गई x ओवर 3 r। ऐसे हम t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारे पास x है और आने की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो आ गया x ओवर 2r। अब हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ यहाँ पे कितना है 5r, तो इसका मतलब अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t टोटल। तो वैल्यू कितनी है t1 आ गया हमारे पास x ओवर 3 प्लस t2 कितना है x ओवर 2। मैं यहाँ से r को बाहर कॉमन लिख लेता हूँ और t टोटल कितना हमारे पास 5r। r से r कट जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया 3 और 2 का तो आएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट में आएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आ गया 2x प्लस 6 को 2 के साथ डिवाइड किया क्वोशंट में आएगा 3। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, तो 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, तो आ गया 5x इज इक्वल टू 30। x को यहीं रहने देते हैं, 5 को उधर जाके डिवाइड कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 30 ओवर 5। 5 वन द 5, 5 6 द 30, तो x कितना आ गया हमारे पास 6 और x हमने यहाँ पे क्या माना था डिस्टेंस, तो यहाँ पे यूनिट क्या लग जाएंगे यहाँ पे साथ में किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हाउस एंड स्कूल के बीच में 6 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर टैंक कैन सप्लाई वाटर टू 150 होम फॉर 200 days. How many days will it supply water to 300 homes? एक पानी की टंकी 150 घरों को 200 दिनों तक पानी की आपूर्ति कर सकती है। यह 300 घरों को कितने दिनों तक पानी की आपूर्ति करेगी? तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि जो हमारे पास 150 होम्स हैं, ठीक है, 150 घरों के लिए कितने दिनों तक पानी दे रहा है ये 200 दिनों तक इज इक्वल टू, अब कंपेयर करेंगे हम इसको, तो बोला कि अगर यही पानी 300 घरों को देना हो तो वो कितने दिनों तक चलेगा, तो उसको हमने क्या मान लिया x, और यही हमने यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू। तो ये 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ गया 150 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 300। 20 से 20 कैंसिल, 3 1 द 3, 3 5 द 15, तो आ गया 50 और 52 द कितने होते हैं 100, तो ये आ गया हमारे पास 100 डेज। तो 100 डेज तक वहाँ पे 300 घरों को पानी दिया जा सकता है। तो यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे x की वैल्यू को लिख सकता हूँ ऐसे, x इज इक्वल टू 100, ओके, और x यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है डेज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 soldiers in a fort had enough food for 40 days, but some soldiers were transferred to another fort
and the food lasted for 50 days. How many soldiers were transferred? एक किले में 4000 सैनिकों के पास 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया गया और भोजन 50 दिनों तक चला। कितने सैनिकों को स्थानांतरित किया गया ये हमने फाइंड करना है। नाउ मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ सोल्जर वर ट्रांसफर्ड, तो वो हमें नहीं पता कितने सोल्जर को ट्रांसफर किया गया, तो हमने मान लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि हमारे पास 4000 सोल्जर हैं और 40 दिन के लिए उनके पास खाना है। नाउ इज इक्वल टू, अब बोला कि अभी कितने हमारे पास 4000 सोल्जर है, बट उनमें से एक्स सोल्जर को ट्रांसफ़र कर दिया गया और जो फूड था वो कितने दिनों तक चलेगा, 50 डेज तक। नाउ अब ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4000 मल्टीप्लाई 40 तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और साथ में आ जाएंगे 30 इज इक्वल टू में, तो नेक्स्ट हमारे पास 40 आएंगी यहाँ पे 16 4 टाइम्स 0। नाउ अब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, तो 5 4 द 20 और साथ में कितनी जीरो ऐड हो जाएंगी 4, तो 20 और उसके आगे 40 माइनस 15 टू एक्स कितना हो गया 50x। अब ये माइनस के 50 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस के 50 हो जाएंगे 50x इज इक्वल टू, और ये आ गया हमारे पास 2 लाख माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास 16 और साथ में 40। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 0 0 40 तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर आएगा हमारे पास 10 माइनस 6 4। नाउ तो आगे हमारे पास 50x इज इक्वल टू 40,000। नाउ 0 से 0 कट जाएगी इधर, 5 से 5 1 द 5 5 8 द 40, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 800। तो कितने सोल्जर को ट्रांसफ़र किया जाएगा टोटल, तो हमारे पास आगे 800 सोल्जर को क्या किया जाएगा दूसरे फोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब जाके जो फूड है वो 50 डेज तक चल पाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 800 सोल्जर।